बात करें अल्ताफ़ बुखारी, वो भी आपकी पार्टी से थे। नहीं, कांग्रेस नहीं, अल्ताफ बुखारी जो थे पीडीपी में थे ना। जी। ठीक है ना। अब उनकी पार्टी अपनी पार्टी। उनकी अपनी पार्टी है। ये कह रहे हैं कि ये गुपकार गैंग बन गया है। ये गैंग तो 1980 में शुरू हुआ था, जब बीजेपी ने एनसी के सर साथ मिलके बात यहाँ करें पे कर। कांग्रेस ही क्यों, और भी तो ऑप्शंस थे आपके पास, फिर कांग्रेस ही क्यों? तिरंगा वॉज वन ऑफ द रीज़न। तिरंगा भी एक कारण था कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ, क्या क्योंकि आपने जब पार्टी ज्वाइन की थी आपसे पहले ये बातचीत हुई थी कि इस तरह का अलायंस बनेगा, या फिर आप जब पार्टी में जा चुके हैं उसके बाद देखिए इस तरह जो का अलायंस इन बना? लोगों ने यहाँ पे बंदूक उठाई है, और अगर सोनिया जी ये बात मानते हैं तो हम कांग्रेस में ये रहेंगे। भी मान के चल सकते हैं कि जिस तरह से बिहार इलेक्शंस के नतीजे आए तो कांग्रेस को कुछ डर था, तो इसलिए उसने अलायंस किया। बात करें अमित शाह जी की, तो उनका एक ट्वीट आया है सामने जिसमें उसने साफ कहा है कि कांग्रेस और गुपकार गैंग, यानी कि कांग्रेस और गुपकार गैंग ये दोबारा जम्मू कश्मीर को डर और दहशत के माहौल में धकेलना चाहती है। बात करें वेद महाजन जी की, तो क्या वेद महाजन गुपकार अलायंस का समर्थन करते हैं या नहीं? वह मुफ्ती के हाथ सरकार आते ही, उनकी कमांड पार्टी की आते ही वो उसको सही ढंग से नहीं चला पाए। ये मेरा मानना है। ये मेरा मानना है। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता कि 28 एमएलए हमारे यकदम पार्टी छोड़ के तो चले गए। कि जब तक मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर रहे, हमें जम्मू को अपनी जगह पर इंसाफ मिलता रहा टाइम टू टाइम। कभी हमें परेशानी नहीं आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। बात करें इस समय चुनावों की, तो चर्चा का केंद्र बना है गुपकार डिक्लेरेशन। हालांकि कई ट्वीट सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। इन सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के लीडर और एक्स पीडीपी सीनियर लीडर वेद महाजन जी। सर स्वागत है आपका जम्मू लद्दाख विजन में। थैंक यू। सर क्या ऐसी वजह रही कि कांग्रेस से पीडीपी और पीडीपी से फिर कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस में पीडीपी में जाना एक बहुत बड़ा फैसला था, एक छोटा फैसला नहीं था। और कांग्रेस में के दौरान जब मुफ्ती साहब कांग्रेस में भी बड़े दिग्गज नेता थे, लेकिन उस समय जो माहौल था, अगर 99 में अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, तो लोगों में बेचैनी थी। जम्मू में, कश्मीर में, तीनों खितों में, और पर्टिकुलर जम्मू के सूबे के लोगों को ये लगता था कि हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं, डिस्क्रिमिनेशन की बात और एलिनेशन की बात ये लोगों में एक थी। लेह में अपनी जगह थी, कश्मीर में और जम्मू में भी अपनी जगह थी। तो मुफ्ती साहब के साथ हमने एक साल इसके ऊपर चिंतन किया कि एक रीजनल आउटफिट दिया जाए, एक अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पार्टी रूल है। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जिसने 27 साल बिफोर 99 27 साल उन्होंने राज किया था। तो हमने ये एक मन बनाया कि एक अल्टरनेटिव ऐसा दिया जाए जम्मू कश्मीर को, ताकि अगर वो नहीं तो फिर ये वाला अल्टरनेटिव सामने आएगा, लोगों के पास एक अल्टरनेटिव होगा। तो इसलिए हमने ये सोचा, और एक साल लगा, और उसके बाद हमने ये फैसला किया कि क्योंकि दिसंबर में 99 दिसंबर में पार्लियामेंट के चुनाव थे, तो मुफ्ती साहब से कहा कि आप इंदिरा सोनिया जी से मिलिए और सोनिया जी से बात करिए कि अगर आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आती है, तो आप उन लोगों से अनकंडीशनल डायलॉग करेंगे जिन लोगों ने यहाँ पे बंदूक उठाई है। और अगर सोनिया जी ये बात मानते हैं तो हम कांग्रेस में रहेंगे। अगर वो बात से हमें इनकार करते हैं तो हम इसी को स्टेलमेट बना के तो हम ये रीजनल आउटफिट बनाते हैं। और उसमें मकसद सिर्फ हमारा ये था कि जम्मू कश्मीर के तीनों सूबों को इंसाफ देना, जो बेसिक मकसद था। और इसके अलावा हमारा कोई, अदरवाइज कांग्रेस में हम अच्छी पोजीशन में थे, कोई ऐसी बात थी नहीं। खैर यानी वो हमने 2009 28 जुलाई 1999 को हमने ये पीडीपी बनाई, एक अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि 3 साल में हमने इतनी मेहनत की कि 2002 में आपने देखा कि एक सरकार बनी, कांग्रेस और पीडीपी की एक मिली जुली सरकार। और उस समय जो लोग ये कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता से कभी हटाया नहीं जा सकता, वो मुफ्ती साहब ने करके दिखाया, और एक सरकार बनी, एक विकल्प लोगों के सामने उभर के आया। और विकल्प ने जो कमिटमेंट की थी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, अब पहली बार ये हुआ कि जम्मू सूबे के लोगों को भी इंसाफ मिला। और लेह में भी जो एक ज्वाला बढ़ कर रही थी वहाँ पे, उस ज्वाला को भी शांत किया गया। वहाँ रीजनल काउंसिल थी लेकिन पावर्स नहीं थी, वो पावर्स वहाँ पे दी गई। और इसी तरह जम्मू सूबे में भी, जहाँ पे कभी इंसाफ नहीं मिला, यहाँ पे सत्ता में हिस्सेदारी दी गई बराबरी के आधार पर।
यूनिवर्सिटीज़ 4 दिए, 2 जम्मू को, 2 कश्मीर को, इसी तरह जितने कॉलेजेस थे 44 कॉलेज दिए गए, 22 जम्मू को, 22 कश्मीर को, और हज़ारों की तादाद में मुझे याद है कि स्कूल अपग्रेड भी हुए और नए भी बने। मतलब बैलेंस, मतलब गवर्नमेंट पहली बार दी। और जम्मू सूबे के लोगों को भी ये लगा कि कोई एक ऐसी सरकार बनी जिसने उनके साथ पहली बार इंसाफ किया। तो सर वजह क्या रही फिर आपको पीडीपी छोड़ना पड़ा? पीडीपी छोड़ने की देखिए बहुत सी चीज़ें थी। जब तक मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर रहे, हमें जम्मू को अपनी जगह पर इंसाफ मिलता रहा टाइम टू टाइम, कभी हमें परेशानी नहीं आई। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ वो ये थी कि डिसीज़न मेकिंग जो होती है, डिसीज़न मेकिंग में जम्मू की जितनी भी पीडीपी की लीडरशिप थी, उनको वो कॉन्फिडेंस में लेते थे। कोई भी मेजर डिसीज़न जम्मू में अगर करना होता था तो हमसे पूछते थे कि भैया जी इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। मतलब जो हम राय देते थे, हमारी राय का वो ऑनर होता था, ऑनर किया जाता था, मतलब पूछा जाता था। लेकिन जैसे ही मुफ्ती साहब इस दुनिया से चल बसे, तो उसके बाद ये सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने कभी भी जो हमारी जो उसके बाद कमांड जो महबूबा मुफ्ती के हाथ में आई, तो उसके बाद ये सिस्टम ख़त्म हो गया। सर कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं आपकी महबूबा मुफ्ती के हाथ सरकार आते ही, उनकी कमांड पार्टी की आते ही वो उसको सही ढंग से नहीं चला पाए? ये मेरा मानना है, ये मेरा मानना है। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता कि 28 एमएलए हमारे यकदम पार्टी छोड़ के तो चले गए। और आज मेरे जैसे लोग जो पार्टी बनाने वाले हैं, फाउंडर लोग हैं पार्टी बनाने वाले, हमने कोई पीडीपी में शामिल नहीं हुए। हमने पीडीपी अपने हाथों से बनाई थी मुफ्ती साहब की लीडरशिप में। तो हमारे जैसे लोग, बाजवा साहब हमारे मेंबर पार्लियामेंट रहे, ऐसे लोगों ने पार्टी छोड़ दी। तो उसके यही कारण थे कि एक तो डिसीजन मेकिंग में हमारा कोई रोल नहीं रहा, कोई रोल। फिर ऐसे ऐसे बयान देने कि जितनी मेहनत हम जम्मू में करते थे, उनका एक भी वहाँ से स्टेटमेंट आता था तो हमारी वो सारी मेहनत जो थी वो ज़ाया हो जाती। यानी कि मेन वजह थी जो तिरंगे पे बयानबाजी हुई, यही एक कारण था पार्टी छोड़ना? तिरंगा वॉज वन ऑफ द रीज़न, तिरंगा भी एक कारण था कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ। क्योंकि देखिए, आई एम ए बॉर्न कांग्रेसी मैन। मेरे फादर जो हैं वो फ्रीडम फाइटर थे, महात्मा गांधी के साथ जेलों में रहे। तो मैं उस फैमिली से बिलोंग करता था, मतलब जिसका बाप एक फ्रीडम फाइटर था। और मैं समझता हूँ कि ये जो तिरंगा उन लोगों की, उन बुज़ुर्गों की देन है। तो उस तिरंगे के बारे में कोई अगर अपशब्द कहता है तो इससे बड़ा हमारे लिए अनादर और क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात थी। एक बार महबूबा जी ने ये पहले भी बात कह दी थी, तो तब भी हमारी उनसे बात हुई कि महबूबा जी जो बात आप कहते हैं, आप कम से कम ये सोचिए कि हमें भी जम्मू में रहना है, हमें भी जम्मू में पार्टी का तभी हम भला करेंगे, हम अगर उनके साथ इंसाफ करेंगे। इसलिए जो भी आप बयान देते हैं, उस समय थोड़ा सा आप सोच समझ के आप अपनी भाषा का इस्तेमाल करें। बात करें वेद महाजन जी की, तो क्या वेद महाजन गुपकार अलायंस का समर्थन करते हैं या नहीं? देखिए, जहाँ तक गुपकार अलायंस की बात है, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तो अलायंस बनते रहते हैं। उसमें मैं नहीं समझता कि जो एनसीपी, पीडीपी और जो 6-7 पार्टियों का एक अलायंस मिला है, तो ये एक इलेक्शन के लिए बना है। अदरवाइज़ ये वन साइडेड हो जाता। जो बीजेपी सोचती थी कि उनका तो यही था, उनको जो उनकी जो प्रॉक्सी पार्टियाँ बनी हैं, उनका तो यही मकसद था कि आप इलेक्शन अनाउंस करिए और ये जो दूसरी पीडीपी है या एमसी है, ये इलेक्शन में उतरेंगे ही नहीं। लेकिन उनकी मैं समझता हूँ कि इसमें फेल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि अलायंस कोई बुरी बात नहीं है। पीडीपी, यही भारतीय जनता पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आज ये देखिए, कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस एक क्या बोलते हैं कि सेकुलर जमात है। कांग्रेस में कोई ये भेदभाव नहीं है। कांग्रेस एक कम्युनल पार्टी नहीं है। तो बात करें अल्ताफ बुखारी, वो भी आपकी पार्टी से थे? नहीं, कांग्रेस नहीं, अल्ताफ बुखारी जो थे पीडीपी में थे ना। जी। ठीक है ना, अब उनकी पार्टी अपनी पार्टी। उनकी अपनी पार्टी है। तो वो सारे पीडीपी से छोड़ के आए हम, उन्होंने बनाई है पार्टी। अब लेकिन जो हमें सुनने में आता है वो प्रॉक्सी है, बीजेपी की प्रॉक्सी है, वो बीजेपी की बी टीम है। तो वह इनका मकसद तो यही था कि ये कल को अगर ये उनका जो, मेरे अंदाजे से तो यही था कि ये अगर ये लोग इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो वो पार्टियाँ जो एनसीपीडीपी वगैरह है, जो इस समय जो उन्होंने अलाइंस बनाया, जिसको ये गुपकार गैंग बोलते हैं, कि शायद ये पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने तो उल्टा करके दिखा दिया जो सामने नज़र आता है। तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अलाइंस तो बनते रहते हैं। बीजेपी के बहुत सी स्टेटों में अलाइंस हैं, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। ये यही एनसी के साथ उनका उमर अब्दुल्ला साहब फॉरेन मिनिस्टर रहे वाजपेयी की गवर्नमेंट, पीडीपी के साथ बीजेपी की सरकार रही। तो वो ये कैसे कह सकते हैं ये इसको गुपकार गैंग? सर
कांग्रेस अलायंस इन्हीं के साथ ही क्यों किया? कांग्रेस के पास भी और ऑप्शंस थे। क्या आपने जब पार्टी जॉइन की थी, आपसे पहले ये बातचीत हुई थी कि इस तरह का अलायंस बनेगा? या फिर आप जब पार्टी में जा चुके हैं, उसके बाद देखिए इस तरह का जो अलायंस बना? जो आप ये बात कह रहे हैं ये इसके ऊपर बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़े तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कल उनके जो स्पोक्समैन है सुरजेवाला साहब उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया, देयर इज़ नो अलायंस, ऐसा कोई अलायंस हमारा नहीं है। ये सभी चैनल्स में आया है, आज मैं अखबारों में भी मैंने पढ़ा है, ऐसी कोई सर, बात हमारे चैनल पे साफ देखा गया है कि देवेंद्र राणा जी और रमन भल्ला गले मिल रहे हैं और खानों पे इनवाइट हो रहे हैं। वो दूसरी बात है। देखिए उसमें सिर्फ इतनी बात थी कि किसी किसी जगह पे अगर ये महसूस किया जाए कि ये अगर हम अलग इलेक्शन लड़ते हैं तो उससे बीजेपी को फ़ायदा होता है या उनकी प्रॉक्सी टीम को फ़ायदा होता है, तो वहाँ पे आप 2-4 सीटों पे आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन अलायंस नहीं है। देयर इज़ नो सच अलायंस, अलायंस वाली कोई बात नहीं है। इसकी बात को कल क्लियर शब्दों में सुरजेवाला साहब जो हमारे कांग्रेस के स्पोक्समैन हैं उन्होंने इसको क्लियर किया। सर, बात करें अमित शाह जी की तो उनका एक ट्वीट आया है सामने जिसमें उसने साफ कहा है कि कांग्रेस और गुपकार गैंग, यानी कि कांग्रेस और गुपकार गैंग ये दोबारा जम्मू कश्मीर को डर और दहशत के माहौल में धकेलना चाहती है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये दलित औरतों के खिलाफ है। इस पे आप क्या? नहीं, मैं समझता हूँ ये सरासर का, अगर ये गैंग है तो फिर जब उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ पे विदेश मंत्री थे तो वो गैंग नहीं था क्या? जब वो फिर पीडीपी के साथ उनकी सरकार बनी फिर वो उसको भी वो यही गैंग गैंग कहेंगे, तब तो पीडीपी राष्ट्रवादी पार्टी होगी थी। तो ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ समय के अनुसार ही अपना रूप बदलते हैं, अपने बयान बदलते हैं, ऐसी बात है नहीं, जो मेरा मानना है। वीर सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, गुपकार गैंग को लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उस पार्टी को छोड़ के आए हुए हैं, तो उनके अलायंस के बारे में आप क्या कह रहे हो? क्या उनके एजेंडे देश विरोधी हैं या नहीं है? नहीं, उनका क्या एजेंडा दो, देखिए जो चीज़ें उन्होंने कही हैं वो सारी सबके सामने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चाइना के 370 के बारे में कहा कि हमें चाइना, अगर इसके लिए चाइना की भी मदद लेनी पड़ेगी तो हम लेंगे। उन्होंने ये गलत बात कह दी, हम कहते हैं कि वो गलत बात है। हमारी लीडर ने तिरंगे के बारे में कहा, बिल्कुल गलत कहा। ये सब रीज़न थे जिनकी वजह से हमने पार्टी छोड़ी। लेकिन एज ए मेन स्ट्रीम अगर वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं अलाइंस बना के तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग। डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़ना ही तो जवाब है ना। अल्टीमेटली फैसला तो लोगों ने करना है कि वो वोट किसको देते हैं। फैसला तो लोग, इसमें तो लोग मालिक हैं ना। तो अलाइंस करना वो ये बुरी बात नहीं है। पीडीपी क्या बीजेपी ने अलाइंस नहीं किए हैं? दूसरे राज्यों में उनके अलाइंस नहीं है, वो वहाँ हैं। और जिनको वो आज गैंग के नाम से बुला रहे हैं उन पार्टियों के साथ तो उनकी सरकारें रही, वो सरकारों का हिस्सा रहे हैं। पीडीपी के साथ वो सरकार में रहे, मिली जुली सरकार रही है। एनसी के साथ उनकी सरकार रही है। सर, ये भी मान के चल सकते हैं कि जिस तरह से बिहार इलेक्शंस के नतीजे आए तो कांग्रेस को कुछ डर था, तो इसलिए उसने अलायंस किया। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। ऐसी क्या बात है, ऐसी बिल्कुल नहीं है। कोई इसमें कोई डर वाली बात नहीं थी, मैं नहीं मानता ऐसी बात। सर, हालांकि बात करें पंचायत इलेक्शन हुए हैं, वीडीसी इलेक्शन हुए हैं, तो डीडीसी इलेक्शन इतने खास कैसे? डीडीसी इलेक्शन में समझता हूँ कि ये एक क्या बोलते हैं सेमीफाइनल है जो वो करवाना चाहते थे। जो जिस मकसद से वो करवाना चाहते थे मैं समझता हूँ कि उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। उनका मकसद ये था कि जितनी मेन स्ट्रीम है कश्मीर से हैं कहीं से भी हैं वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे अगर हम इलेक्शन अनाउंस करेंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। मैं तो यही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वेद महाजन जी, जिन्होंने साफ कहा कि जो डीडीसी इलेक्शंस है वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल्स हैं, और कई प्रश्नों के उन्होंने हमारे उत्तर भी दिए हैं। तो ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जम्मू लद्दाख रीजन में। मोहिंदर जीत सिंह, धन्यवाद।